सबसे पहले अजय भाई मैं आपके पास आता हूँ, चूंकि आप पत्रकारिता में भी हैं, लंबे समय से पत्रकार हैं और आप कानून को भी बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, लॉ किया हुआ है आपने, एडवोकेट भी हैं। आज सारा मामला जो है जुड़ा हुआ है इन्हीं सब से, जहाँ न्याय के लिए गुहार है। और संसद में जिस तरह से बहसें हुई होती रही पिछले 11 साल से हम देख रहे हैं, सरकार जिस भूमिका में है और जिस तरह से अदालतों के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह से अदालतों को लेकर के अनुभव है आम आदमी का, जिस तरह से पिछले 11 सालों में मीडिया ने रोल निभाया है, तमाम जगह पर ये देखने में आता है कि आम आदमी के भीतर जो संदेह है वो बढ़ता जा रहा है। हर चीज पर शक करने की आदत हो गई है और शक इस स्तर पर हो जा गया है कि अब किस पर भरोसा करे, ये सवाल उठ गया है। सरकार है वो भरोसे लायक नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि सरकार ही झूठ बोलती है, संसद में झूठ बोल देती है सरकार। मंत्री क्या बोल रहा है, कौन मंत्री किसको गाली दे रहा है, तरह तरह की चीजें चल रही है। वो वहाँ जो सोफिया कुरैशी के बारे में जो बोला, वहाँ के मंत्री ने मध्य प्रदेश के मंत्री ने, विजय शाह ने, उनके खिलाफ भी जो है खुद मध्य प्रदेश कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और उनको बढ़िया तरीके से, जिसको कहते हैं कि दुत्कारा, फटकारा कि ये भाषा बड़ी गंदी भाषा है, बहुत गड़बड़ भाषा है, शर्मसार करने वाली भाषा है। और 28 तारीख तक हालांकि रोक है उनकी गिरफ्तारी पर। एक वो है। दूसरी तरफ है कि ये जो अली खान महमूदाबाद हैं, जो प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी में, उनके खिलाफ जो है 2 मुकदमे दर्ज होते हैं उनके सोशल मीडिया पे लिखे हुए पोस्ट को लेकर के। और वो मुकदमे दर्ज होते हैं, एक तो हरियाणा में दोनों मुकदमे दर्ज होते हैं। एक तो हरियाणा के कोई गांव के सरपंच है, उन्होंने दर्ज किया मुकदमा, और दूसरा दर्ज किया हरियाणा महिला आयोग की जो अध्यक्षा है रेणु भाटिया, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और कहा कि ये जो है एंटी नेशनल, एंटी नेशन और एंटी वुमेन उनके ये हैं, बयान है, उनके पोस्ट है। हालांकि हम लोगों ने ये देखा, आपने भी देखा होगा कि इंडिया टुडे के एक जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे, रेणु भाटिया जी से, कि वो लाइन बताइए जिससे पता चले कि एंटी वुमेन है और एंटी नेशन है। वो लाइन नहीं मिली उनको, जो जिन्होंने मुकदमा दायर किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जो है जो चीफ जस्टिस हैं वो तो नहीं थे उसमें, लेकिन सूर्यकांत जो है, जस्टिस सूर्यकांत हैं और एक और है जिनके पास ये मुकदमा गया था, उसमें कुछ बातें उठी, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। हालांकि आपके पास तो होगी जानकारी। 2 मुद्दों पर, 2 उन्होंने कहा, जो मूलतः जो जस्टिस ने कहा, जो बेंच ने कहा, उसने कहा कि प्रोफेसर से पूछा कि आखिर आपकी ड्यूटी क्या है और आपको सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी टिप्पणियां करने की क्या जरूरत है। बेंच ने कहा कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो दूसरों को अपमानित और परेशान करने वाले थे, इससे लोग असहज हुए। और उनको जो जो बात जो बातों पर जो ध्यान दिया गया उसमें एक तो ये था कि उन्होंने दिया था, कहा था, पोस्ट पर लिखा था कि सरकार मुस्लिम महिला अफसरों को दिखाकर यह बताना चाहती है कि देश में सब बराबर है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। और मॉब लिंचिंग को लेकर के उन्होंने कहा था कि मॉब लिंचिंग की गई और भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया, लेकिन ये दोहरा रवैया है। इस पर ये कहा था। दूसरा उन्होंने कहा था कि युद्ध से गरीबों को नुकसान और नेताओं कंपनियों को फायदा होता है। ये आम आदमी ऐसा कहता है। और अंधा युग तो बहुत फेमस प्ले है जिसमें युद्ध के खिलाफ बात की गई है। दुनिया में बड़े बड़े लेखकों ने युद्ध के खिलाफ बात की है। दुनिया की सारी सरकारें युद्ध के खिलाफ बात करती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, तमाम चीजें हुई। तो ये कह रहा है, इन्होंने लिखा कि गरीबों को नुकसान और नेताओं कंपनियों को फायदा होता है, इससे राजनीतिक समस्याएं सुलझाने की कोशिश करना गलत है। और जो बेंच ने कहा उसमें यह है कि आपके जो शब्द है उसको जांचे जाएंगे और कमिटी बनाई गई है, एक एसआईटी कमिटी। अब एसआईटी कमिटी पोस्ट की क्या जांच करेगी, साथ में ये भी ऐड किया गया है कि ये जो और कुछ अगर बात निकलती है, कोई आपत्तिजनक जांच में बातें आती हैं तो वो भी ऐड की जाएंगी, ये बेंच की तरफ से कहा गया। मैं कोई पैरेलल ये नहीं चला रहा हूँ, अदालत नहीं चला रहा हूँ, यह स्पष्ट करना चाहता हूँ या डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। एक नागरिक के मन में सवाल है और एक नागरिक जो है, नागरिक तक जो सूचनाएं पहुंचती है वो कैसे पहुंचती है। मैं पिछले कुछ दिनों से बार बार कह रहा हूँ कि नागरिक तक सूचनाएं पहुंचाने का माध्यम जो है वो मीडिया है, और वो मीडिया किस तरह से प्रदूषित हुआ है
और मीडिया तक जो सूचनाएं आती है उसको सरकार किस तरह से कंट्रोल कर रही है, सरकार किस तरह से मीडिया को अपने अनुसार ढाल लिया है, संसद में जिस तरह की बहसें हो रही है, संसद में जिस तरह से विपक्ष को नहीं सुना जाता है, संसद में जिस तरह सरकार कोई चीज स्पष्ट नहीं करती है, लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि संसद का सत्र बुलाइए, लेकिन संसद सत्र नहीं, तमाम चीजें हैं। तीसरी तरफ एक और है कि जो विजय शाह का प्रकरण है, उनको तो अरेस्ट भी नहीं किया गया। चौथी तरफ है कि वक्फ कानून का चल रहा है और उसमें यह है कि जो दलीलें पेश की जाएगी उसके आधार पर तय होगा। लेकिन आपसे मैं अजय भाई समझना चाहता हूं ये कि जो कई चेहरे हैं न्याय के, सरकार के और आम आदमी के, इसमें तीन चेहरे मैं देख रहा हूँ। एक आम आदमी है, जो आम आदमी कुछ अगर लिखता है, पढ़ा लिखा आदमी कुछ लिखता है तो उस पर तुरंत मुकदमा कर देते हैं सरकार में बैठे लोग या उनकी पार्टी के नेता, और इस विश्वास के साथ करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, भले वो जवाब नहीं दे पाते हैं कि ये क्या गलत था जिसकी वजह से मुकदमा किया, और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, पुलिस पकड़ लेती है, कोर्ट भेज दिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में जाता है और उस पर जांच बैठ जाती है। दूसरी तरफ सरकार में बैठे लोग हैं जो रोज इस तरह की बातें करते रहते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फलाना मंत्री, ढिमकाना मंत्री, मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से जहर उगला गया, कौन नहीं जानता है 11 सालों। और ऐसे में आम आदमी को लगता है कि सब गड़बड़ है यार। आप जो है पत्रकार भी हैं, आप एडवोकेट भी हैं, आप आम आदमी भी हैं, आप पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं, आपके मन में क्या आता है? देखिए धनंजय जी, एक चीज मैं कहूंगा कि बात अपनी शुरू करने के पहले कि राहुल गांधी ने एक बात कही थी और वो बार बार शायद कहते हैं कि आरएसएस ने भारत की तमाम संवैधानिक संस्थाओं और संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया और इंस्टीट्यूशंस में उसने अपने लोग भर दिए और वहां से वही एजेंडे चलते हैं जो आरएसएस चाहता है, संघ चाहता है। ये उनका 100 साल से जो काम चल रहा था उसका यह नतीजा है। मैं अब इस जजमेंट पर आऊं उसके पहले 1 मिनट में बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि जस्टिस सूर्यकांत इत्तेफाक से चंडीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मैं निजी तौर पे भी जानता हूं। सन 2000 में ये आरएसएस के ही सिफारिश पर, जो आरएसएस मतलब बीजेपी और इनेलो की सरकार थी, उस सरकार में ये एडवोकेट जनरल बने और उसके बाद में इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में नॉमिनेट किया गया, इनका नाम भेजा गया सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के लिए। चलते चलते अटल जी इनको जस्टिस बना के चले गए। चलिए, तब से ये यही थे जस्टिस, मतलब सन 2004 से लेके जस्टिस के ही तौर पे कार्यरत थे। जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो नरेंद्र मोदी सरकार ने रंजन गोगोई से इनके नाम को सिफारिश करवाई कि इन्हें चीफ जस्टिस लगाया जाए और इन्हें हिमाचल हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया। ये बतौर चीफ जस्टिस इन्होंने शायद साल भर भी काम नहीं किया होगा। उसके पहले ही रंजन गोगोई से फिर सिफारिश हुई और इनको सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नॉमिनेट करने का हुआ। बाकी के जो सुप्रीम कोर्ट सिफारिशें भेजता है वो महीनों महीनों लग जाते हैं उन पे ऑर्डर जारी होने में। इनके सारे ऑर्डर इमीडिएट जारी हुए। अब इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा, इससे आप बाकी पिक्चर आपको क्लियर हो रही होगी। अब आता हूं, जब जब इशारा हुआ तो अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिली, लेकिन जब भाजपा के लिए मुफीद हो गया तो अरविंद केजरीवाल को इन्हीं सूर्यकांत ने बेल दे दी। उन्हीं शर्तों पे बेल दे दी कि चुनाव प्रचार तो करोगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठोगे। मतलब अजीब सी स्थिति। क्यों? क्योंकि एजेंडा जो था कि प्रचार करके आप नुकसान किसका करोगे। तो ये सारी चीजें पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आ जाता हूं, इन्हीं ने सुना विजय शाह वाला केस, इन्होंने ही सुना यह केस और अली खान वाला केस। और आप देखिए विजय शाह के मामले में स्पष्ट है, जो उनका वीडियो है उस वीडियो को सुनिए तो उसमें स्पष्ट है, वो कह रहे हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों की हमने इस तरह बहन को भेज दिया।
यानी वो पाकिस्तानी आतंकी जो है उनकी वो बहन बता दिया उसे, तो इन्हीं की बहन को भेज दिया। अब इसका मतलब है आपके लिए कोई सम्मान है ही नहीं, और यह आप राष्ट्र पर भी सवाल उठा रहे हो, सेना पर भी उठा रहे हो, और उस महिला पर भी उठा रहे हो, उसके चरित्र पर भी उठा रहे हो। इसमें जो मुकदमा बनता है वो स्पष्ट तौर पे बनता है सेना के विरुद्ध भ्रम फैलाने का, सेना अधिकारी के विरुद्ध भ्रम फैलाने का, देश को, एक कौम विशेष को अपराधी के तौर पे खड़ा कर देने का, और इसके जरिए राष्ट्रद्रोह करने का। सब क्या इन सारी धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई? नहीं हुई। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नहीं, उन्होंने तो करी नहीं, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसने ऑर्डर किया, तब भी दर्ज नहीं। उसके बाद पुलिस आज तक अभी तक कह रही है कि वीडियो ही नहीं मिल रहा है। साहब, दुनिया भर में वीडियो मौजूद है, उन्हें वीडियो नहीं मिल रहा है। तो पहली बात ये, उस पर कोई बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं कही गई, सिर्फ एक लेक्चर दे दिया गया, जैसे चंद्रचूड़ लेक्चर दे दिया करते थे और जजमेंट फेवर में दे देते थे सरकार के। उसका भी उदाहरण इत्तेफाक से चंडीगढ़ से ही मौजूद है, जो चंडीगढ़ में अनिल मसीह ने जो काम किया था, आपने सुना था कि ये तो लोकतंत्र को लूटने और उसकी हत्या करने वाला है, और आज तक अनिल मसीह पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिंगल कार्रवाई नहीं हुई, जहां था ऐसे। अब आप इससे समझ सकते हैं यही चरित्र है। दूसरा, सम करीब 400 कुछ वर्ड का जो टोटल उनका जो है पूरी पोस्ट थी अली खान की। अब अली खान की जो वह पोस्ट है, उस पोस्ट में कहीं लुका छिपा तो है नहीं, वो पोस्ट मौजूद है, उसको पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है कहीं भी। अदालत में एक तो देखिए कितने दिन बाद लगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तुरंत, यहां पर कोई गिरफ्तारी नहीं होती, गिरफ्तारी के पहले स्टे कर दिया जाता है। और आपको बताएं, चाहे 28 तक का स्टे है, वो स्टे कंटिन्यू रहेगा, वो कोई खत्म नहीं होने वाला है। तो इधर आप ये समझ लीजिए कि इनको इमीडिएट गिरफ्तार कर लिया जाता है, और सबसे बड़ी बात, उस पोस्ट के आधार पे उनके खिलाफ देशद्रोह का भी मुकदमा होता है, एक महिला की उसको डिग्निटी को खराब करने का भी मुकदमा होता है, और उसके अलावा समाज में एक वैमनस्यता पैदा करने का भी होता है, कानून व्यवस्था और सब कुछ बिगाड़ने की आशंका का भी होता है। यानी कोई भी चीज छोड़ी नहीं जा रही, और इतना सब करने के बाद उन्हें गिरफ्तार तुरंत कर लिया जाता है। उनसे कोई ये नहीं होता कि नोटिस दीजिए, वो अपना जवाब सबमिट करेंगे, सब कुछ है। उन्होंने अपना जवाब महिला आयोग को पहले ही दे दिया था जब उसने नोटिस जारी किया था, तो महिला आयोग का पहले तो केस नहीं बनता था। बहरहाल उन्होंने दिया, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। उसके बाद में यहां एफआईआर दो दर्ज कर ली जाती हैं, और दर्ज कराने वाले दोनों भाजपाई, और उसके बाद में गिरफ्तार भी कर लिया था। और सबसे बड़ी बात, गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें जो मजिस्ट्रेट था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उससे 2 दिन की पुलिस रिमांड भी मिल जाती है। 2 दिन वो पुलिस रिमांड पे रहे। भाई साहब, पुलिस रिमांड काहे के लिए होती है? जो एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके तहत आप पुलिस रिमांड यह मांगते हैं कि हमें यह चीज बरामद करनी है। यहां कौन सी बरामदगी करनी थी? फेसबुक बरामद करना था? क्या बरामद करना था? वो पोस्ट कहीं खो गई थी कि बरामद करनी थी? कि वो मोबाइल बरामद करना था जिससे उन्होंने ये लिखा था, या वो लैपटॉप बरामद करना था? क्या बरामद करना था? सब कुछ तो अवेलेबल था। तो साहब, वो भी कुछ घंटे नहीं, 2 दिन की पुलिस रिमांड साहब वो भी कोर्ट मंजूर करता है। और उसके बाद जब उन्हें पेश किया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट जज उनकी एप्लीकेशन सुनता नहीं है, उसे 28 तारीख के लिए कर देता है, खारिज कर देता है उनका कि हां आपका जो प्ली है, यानी कोई हम सुनेंगे ही नहीं तुम्हारी बात।
चलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। मैं ये सोच रहा था कि यह केस इतना फिट है कि फर्स्ट डेट पे ही सुप्रीम कोर्ट देखेगा प्राइमा फेसी किस आधार पर यह केस खड़ा है, तो वही अपने आप में कहीं नहीं, आधार ही नहीं है, तो इमीडिएट वो ये पूरा केस ही क्वैश कर देगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब मैंने सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर सुना अपने आप में, और उसके बाद उन्हें नसीहत दे रहा है कि आप ट्वीट नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप कोई चीज बोलेंगे नहीं, आप करेंगे नहीं। पासपोर्ट और वो भी अंतरिम जमानत दे रहा है, जमानत भी नहीं, अंतरिम जमानत। तो भाई हम फिर आपके पास आए क्यों? मैं तो एक बात बताऊं, मैंने फेसबुक पे लिखा भी है कि अली खान को सत्याग्रह अपनाना चाहिए था। जेल तो अब जा ही चुके थे, उन्हें कहना चाहिए था उसी सुप्रीम कोर्ट को कि साहब आपकी हमें यह अंतरिम जमानत नहीं चाहिए, ये अपने पास रखिए। आप यदि न्याय नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जैसे भी ट्रायल होगा हम ट्रायल फेस करेंगे। और ट्रायल में ठोक के जवाब देते, 4 पेशी लगवाते, कहते हाँ लगाइए आप। साहब वो अंदर रख ही नहीं पाते, खुद ही रिक्वेस्ट करते कि हाँ जमानत ले लो। मैं दावे से कहता हूं इतना अच्छा केस था, यदि मैं खुद इस केस में मुल्जिम होता तो मैं यही करता। मैं कहता ना, मैं तो जेल में रहूंगा, करो ट्रायल तो, और उसी पे जवाब दूंगा। और उसके बाद में मैं अदालत से लेके उनको सबको घसीटता कि आप कंपिटेंट थे, आपने कैसे वह स्वीकार कर लिया। जब आप कस्टडी स्वीकार करते हैं, न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हैं, तो आप भी जिम्मेदार हो जाते हैं। इसका मतलब है आप खुद न्यायिक उसकी समीक्षा कर ही नहीं रहे, आप तो पुलिस के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इस पर भी एक मुकदमा बनता और इस पर मुकदमा मैं फाइल करता। बहरहाल हर कोई नहीं लड़ना चाहता है, ना लड़ सकता है, पता नहीं क्या है। हालांकि जिस परिवार से वो है उस परिवार को तो मैं भी जानता हूं, लखनऊ में पला बड़ा हूं। तो और सुरेंद्र भैया तो जानते ही हैं कि मैं जब क्राइम रिपोर्टर था लखनऊ का, तो तहलका उस जमाने में हमारा ही चलता था, जागरण सबसे बड़े अखबार का क्राइम रिपोर्टर। तो उनके यहां जाकर के उन लोगों को, ये मेरे सामने छोटे छोटे थे, तो इसलिए मैं जान रहा हूं कि क्या स्थितियां हैं। लेकिन ये परिवार इतना तो दमदार था कि इतना कर सकता था, और कानूनन वो बी क्लास की कैटेगरी के लिए इंटाइटल है जेल में, तो कोई परेशानी भी नहीं थी। फर्स्ट डे ही वही एप्लीकेशन लगती, बी क्लास मिलता, आराम से रहते, 2 नौकर की तरह से वहां लड़के मिलते सेवा करने के लिए, उनसे सेवा लेते, किताबें पढ़ते। तो साहब मुझे लगता है कि, और अपना खाना भी मंगाने के लिए वो इंटाइटल थे, वो भी कर सकते थे, इतना पैसे की कमी तो थी नहीं, रोज खाना आ जाता। तो साहब ये करके उन्हें रहना चाहिए था महीने भर जेल में, और महीने भर में ये एक क्रांति बन सकती थी। लेकिन अब चलिए जो भी है, क्योंकि इससे आपको गांधी जी की वह घटना याद होगी, जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया, तो उन्होंने यही कहा था, नहीं आप मुझ पे रहम मत करिए, भेजिए, सजा दीजिए।